हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करूंगा क्रिया शारीर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो मैंने इसको पेपर वन पेपर टू में आयुर्वेदा को डिवाइड करा है। तो सबसे पहले मैं आयुर्वेदा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले पेपर वन से पंचमहाभूत। पंचमहाभूत के जो भौतिक गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं, ये पेपर में आ सकता है। इसके बाद श्रोतस, पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा जरूरी है श्रोतस का। लेकिन अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूं तो चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो टेबल है ना श्रोतस की, कि चरक ने कितने माने, सुश्रुत ने कितने माने, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रोतस की संख्या, श्रोतस के मूल, श्रोतस के लक्षण और परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फंडामेंटल टर्म ऑफ आयुर्वेदिक क्रिया शरीर, तो शरीर और शारीर की परिभाषा पूछी जाती है, पर्याय पूछे जाते हैं और उनके बीच रिलेशन पूछा जाता है। ये बहुत जरूरी है, ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्रिया शरीर की परिभाषा पूछ ली जाती है। शरीर और मानस दोष के बीच में रिलेशन पूछ लेते हैं, त्रिदोष त्रिगुण, त्रिदोष पंचमहाभूत के बीच में रिलेशन पूछते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पुरुष का वर्गीकरण आ जाता है कभी कभी। उसके बाद दोष। दोष दोष से एक क्वेश्चन आता है कि दोष धातु मल मूलम शरीरम एक्सप्लेन करो। तो अब इसमें दोष भी आ जाएंगे, धातु भी आ जाएंगी और मल भी आ जाएंगे। तो इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है 10 मार्क्स में, कि ये हमारे शरीर के मूल कैसे हैं। तो जिस प्रकार जैसे वृक्ष का जो मूल होती है वो उस पूरे वृक्ष को संभाल के रखती है, उसी प्रकार ये जो दोष धातु मल होते हैं हमारे पूरे शरीर को, शरीर के हमारे मूल है। ठीक है। उसके बाद में ऋतु दोष रस गुण के बीच में संबंध पूछा जाता है। बायोलॉजिकल रिदम ऑफ एज, डे नाइट फूड इनटेक पूछ लेते हैं। रोल ऑफ दोष इन फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति, प्रकृति को बनाने में दोष का क्या रोल है। उसके बाद प्राकृत और वैकृत दोष, तो ये पूछ लिया जाता है। तो ये और ये एक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं और ये रिलेशन एक मार्क एक क्वेश्चन में पूछते हैं। उसके बाद वात दोष। अब देखो, जो ये वात पित्त कफ तीनों दोष हैं, इनमें से कोई भी एक दोष पूछ लिया जाता है। 10 मार्क्स में पूछते हैं, या तो कभी-कभी ऐसा होता है कि 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो 5 मार्क्स के लिए पित्त और कफ इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 10 मार्क्स के लिए वात दोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वात दोष की व्युत्पत्ति, वात दोष की निरुक्ति, ठीक है, निरुक्ति, व्युत्पत्ति, सामान्य स्थान, सामान्य गुण, सामान्य कर्म और टाइप्स, तीनों के हमें यही याद करने हैं बेसिकली। और ट्राई करना कि आचार्य चरक और अष्टांग हृदयम के ही तुम श्लोक याद करना, और 2 श्लोक एक टॉपिक से, जैसे निरुक्ति से 2 श्लोक याद कर लिए, सामान्य स्थान के 2, जैसे एक अष्टांग का कर लिया और एक चरक का कर लिया, तो ऐसे करना है। और वात दोष से एक श्वास प्रश्वास की क्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो वात पित्त कफ से यही इंपॉर्टेंट है। पित्त से एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, अग्नि और पित्त में समानता और असमानता। इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टिप्पणी करें कि आप क्या सहमत हो कि अग्नि और पित्त असमान होते हैं या समान होते हैं। उसके बाद कफ दोष। कफ दोष भी वात दोष की तरह ही है, व्युत्पत्ति निरुक्ति और ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो अगर मैं मान के चलूं तो वात दोष सबसे ज्यादा जरूरी होता है। के बाद दोष की वृद्धि क्षय, तो वृद्धि क्षय के लक्षण पूछ लेते हैं। वात पित्त कफ तीनों की वृद्धि और तीनों के क्षय, तो एक एक श्लोक याद करना तीनों से, और बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये 5 मार्क्स में 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। आश्रय भाव छोटू सा चैप्टर है, बहुत इजीली तरीके से आप लोग याद कर लोगे। तो ये पूरा आप लोगों को याद करना है। क्रियाकाल पूरा ही इंपॉर्टेंट है और ये 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछते हैं, बट मैक्सिमम टाइम ये 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। क्रियाकाल की सारी अवस्थाएं बताओ। के बाद प्रकृति। प्रकृति से व्युत्पत्ति निरुक्ति पूछते हैं, प्रकृति की डेफिनेशंस आती हैं प्रकृति में बेसिकली, और पर्याय। तो ये एक क्वेश्चन बनता है पूरा प्रकृति से, अगर बनता है तो, है ना, कि भाई प्रकृति की व्युत्पत्ति निरुक्ति बताओ, डेफिनेशंस बताओ और पर्याय बताओ। तो डेफिनेशन में आप लोगों को 3 से 4 डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद वात पित्त कफ तीनों में से कोई भी एक प्रकृति पूछ ली जाती है। मैं फिर बोलूंगा वात दोष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को तीनों याद करने हैं, बट वात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक स्वप्न में जो लक्षण देखने को मिलते हैं तीनों के, हमें वो याद करने हैं। ठीक है। अब फिर आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्रकृति को, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इंट्रा और एक्स्ट्रा यूट्राइन फैक्टर जो होते हैं, जाति प्रसक्ता कुल प्रसक्ता, ये वाला बहुत ज्यादा जरूरी है, 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। उसके बाद मानसिक प्रकृति में सत्व रजतम तीनों आप लोगों को याद करना है। तो प्रकृति कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स है ना जिसमें मैं देखो कुछ कम नहीं करवा पा रहा हूँ, बल्कि आपको सब कुछ ही याद करना है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना कि सबसे ज्यादा क्या पूछ लिया जाएगा। अब जैसे प्रकृति में वात दोष की प्रकृति सबसे ज्यादा पूछते हैं, और उसी प्रकार दोष में भी वात दोष सबसे ज्यादा पूछते हैं। उसके बाद आहार। आहार देखो, आहार का वर्गीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 मार्क्स में आहार से क्वेश्चन पूछते हैं। अश्वित आहार विधि विशेष आयतन, आहार विधि विधान, आहार परिणाम कर भाव, तो ये सब पूछ लिया जाता है। और ये तीनों आप लोगों को याद करने अच्छे से, और आहार का वर्गीकरण आप लोगों को याद करना है। तो आहार से आप इतना याद कर लोगे बहुत है। उसके बाद आहार पाक, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन से, कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होती है, अन्नवा स्रोतस और उनके मूल, और पित्त दरा कला की क्या भूमिका है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, और ये 3 टॉपिक है। उसके बाद अवस्था पाक। अवस्था पाक से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, क्योंकि इसमें ये जो 3 अवस्थाएं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, ये तीनों पूछ ली जाती है, मधुर, अम्ल और कटु। ठीक है। निष्ठा पाक और विपाक के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो इससे यही पूछते हैं। और कोष्ठ, कोष्ठ से क्वेश्चन आने लगा है बहुत ज्यादा, मतलब रिसेंटली देखा गया है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कोष्ठ से, तो आपको कोष्ठ अच्छे से याद करना है। उसके बाद अग्नि। अग्नि की परिभाषा, अग्नि का वर्गीकरण, स्थान, कार्य, महत्व, पर्याय, लक्षण, जठराग्नि, भूताग्नि, है ना, और धात्वाग्नि के फंक्शन। तो 10 मार्क्स का एक अग्नि से क्वेश्चन पूछते हैं, और ये पॉइंट्स आप लोगों को याद करने हैं, चाहे एक एक श्लोक याद करो या हिंदी हिंदी याद करो, बट इतने पॉइंट्स आप लोगों को लिख कर आने हैं पेपर में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अग्नि का है वो है उसका वर्गीकरण। अब हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 से देखो धातु। धातु का क्रम क्या होता है, धातु के प्रमुख कर्म क्या होते हैं, धातु निर्माण का काल क्या है, धातु पोषण न्याय। तो धातु वाले चैप्टर से ये 4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 टॉपिक। उसके बाद रस से लेकर शुक्र धातु तक,
अगेन अब हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, लेकिन मैंने ट्राई करा है कि मैं आप लोगों को बताऊँ। तो देखो जैसे रस से लेकर शुक्र धातु तक कोई भी एक धातु पूछ ली जाती है 10 मार्क्स की। उसकी व्युत्पत्ति लिखो, निरुक्ति लिखो, स्थान, गुण, कर्म, प्रमाण, सार, आश्रय, आश्रयी, उसकी और क्षय और वृद्धि। इतना तो मिनिमम है कि आपको इतने पॉइंट्स तो आने चाहिए हर एक धातु से। और उसका निर्माण विधि क्रम क्या है कि कैसे बना, जैसे रस धातु है तो आर से सार भाग किट भाग बना, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोगों को सारा याद होना चाहिए सबका। फिर रस संवहन में व्यान और समान वायु की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रस धातु अगर मैं मान के चलूँ तो रस से लेकर शुक्र धातु तक में रस धातु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रस हो गई, मांस हो गई, शुक्र धातु हो गई, है ना? ये 3-4 रक्त भी इम्पोर्टेंट है, तो रस, रक्त, मांस, मज्जा और शुक्र ये इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रस और रक्त होती हैं। क्योंकि एक तो रस सबसे ज़्यादा लंबी है, बड़ी है, तो इसलिए वो पूछ लेते हैं क्योंकि कठिन भी रस धातु ही है, बाकी सब एकदम अगर रस धातु आप लोगों को ईज़िली आ गई ना, उसके बाद सारी धातुएँ आप लोगों को अच्छे से आने लगेंगी। उसके बाद आता है ओज। ओज की व्युत्पत्ति लिखो, निरुक्ति लिखो, परिभाषा लिखो, निर्माण लिखो, स्थान, गुण, प्रमाण, वर्गीकरण, कार्य। तो ओज से इतने पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। ओज से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। व्याधि क्षमत्व, बल वृद्धि कर भाव से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओज क्षय के निदान और लक्षण लिखो। ओज विश्लेषण, व्यापत, क्षय। भाई साहब मैं अगर एक चीज़ बताऊँ, अगर आप लास्ट टाइम है और कुछ नहीं पढ़ के गए हो ओज से, तो ये पढ़ के चले जाना ओज, क्षय के निदान और लक्षण। ये 3 ओज विश्लेषण, व्यापत और क्षय, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद उपधातु। उपधातु में धातु और उपधातु की जो टेबल है ना, चरक और अपनी सुश्रुत और वाग्भट है, इन तीनों ने एक बताए हैं और शारंधर ने अपनी अलग बताई है कि किस धातु की कौन-सी उपधातु होती है, तो ये टेबल आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। उसके बाद स्तन्य और आर्तव, इसमें आप लोगों को क्या पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं, तो परिभाषा, पर्याय, निरुक्ति, निर्माण, स्थान, प्रमाण या मात्रा, गुण और लक्षण और क्षय और वृद्धि और कर्म। ये तो बेसिक है कि इतना आपको लिखना ही लिखना है। शुद्ध और दूषित स्तन्य के लक्षण और उसकी परीक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और अगर मैं स्तन्य और आर्तव में बताऊँ तो स्तन्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम्स। उसके बाद त्वचा। त्वचा चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितनी त्वचाएँ होती हैं वो पूछ लेते हैं, 10 मार्क्स में पूछते हैं। और फंक्शन क्या है चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग त्वचा के, तो ये एक क्वेश्चन बनता है पूरा, त्वचा से सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आता है वसा। वसा का निर्माण बताओ, पोषण बताओ। ये देखो अभी जो वसा हो गई, कंडरा हो गई, स्नायु हो गई, सिरा हो गई, बहुत छोटे-छोटे चैप्टर हैं, तो ये आप लोग ईज़िली कर लोगे। उसके बाद मल। मल की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, परिभाषा। ये 3 आप लोगों को याद होना चाहिए कि मल होता क्या है, ठीक है? और किस धातु के कौन से मल होते हैं, ये चरक और शारंध्र के अकॉर्डिंग एक टेबल है, वो आप लोगों को लर्न करनी है। उसके बाद मूत्र, पुरी, श्वेत, 3 होते हैं हमारे मल। उसकी आप लोगों को निरुक्ति, व्युत्पत्ति, परिभाषा, उत्पत्ति, निर्माण, गुण लक्षण, मात्रा, कार्य और क्षय और वृद्धि। इतना तो बेसिक है कि आप लोगों को आना ही आना चाहिए। एक-एक चीज़ें सब चीज़ों में आप लोगों को याद होनी चाहिए। मूत्र की निर्माण प्रक्रिया आप लोगों को याद होनी चाहिए, साम और निराम, पुरीष आप लोगों को याद होना चाहिए और क्षय और वृद्धि। अगर मैं इन सब में भी बताऊँ, तो अगर आप ये 3 टॉपिक भी पढ़ के चले जाओगे इन तीनों में, मूत्र, पुरी, श्वेत में, कि मूत्र की निर्माण प्रक्रिया बताओ, साम और निराम, पुरीष और तीनों के क्षय और वृद्धि, तो हो जाएगा। उसके बाद पंच ज्ञानेंद्रियाँ, मन और आत्मा, ये आप लोगों ने ऑलरेडी अष्टांग में भी पढ़ा है ना? और ये आपने पदार्थ में भी पढ़ा है, तो ये ईज़िली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, बहुत ईज़िली। उसके बाद निद्रा। निद्रा से अगर मैं बताऊँ तो निद्रा के टाइप्स पूछते हैं, चरक और वाग्भट के अकॉर्डिंग आप लोगों को याद होने चाहिए और सुश्रुत के अकॉर्डिंग। और दोष के आधार पर किस प्रकार की नींद आती है, किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। स्वप्न के टाइप्स, दोष के अकॉर्डिंग और डेफिनिशन। तो स्वप्न और निद्रा से एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है, तो इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को पूरे आयुर्वेदा पोर्शन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। अब मैं मॉडर्न पार्ट के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और उसको आपको बताऊँगा कि मॉडर्न में क्या ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी पीडीएफ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, वहाँ पर मैं पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, पढ़ाई करते रहें।